बेटा, इस एक थैले की कीमत इतनी है कि तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। मैं तुम्हें इसके बदले 5 करोड़ रुपए और शहर में एक आलीशान बंगला दूंगा। वीडियो को लाइक करना और अपनी उम्र जरूर बताना। ये कहानी है हरियाली नाम के एक ऐसे गांव की जहां कभी चारों तरफ खुशहाली और लहलहाती फसलें हुआ करती थीं। पर पिछले 5 सालों से यहां जैसे इंद्रदेव रूठ गए थे। जमीन इतनी सूख चुकी थी कि उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं, मानो धरती प्यास से चिल्ला रही हो। गांव के कुएं सूख चुके थे और पशु पक्षी बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। ज्यादातर किसान अपनी किस्मत को कोसकर शहर जा चुके थे, लेकिन रघु नाम का एक किसान अब भी वहीं टिका हुआ था। रघु एक मामूली किसान था जिसके पास सिर्फ 2 पुरानी धोती, एक टूटा हुआ हल और अपने पुरखों की दी हुई बंजर जमीन का एक टुकड़ा था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि दोपहर के वक्त बाहर निकलना मौत को बुलावा देने जैसा था। रघु अपने कच्चे घर के बाहर बैठा हुआ सूखी मिट्टी को निहार रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी घर के अंदर से उसकी बीमार माँ के खांसने की आवाज आती है। हे भगवान, कब तक ये इम्तिहान लेगा? मिट्टी पत्थर बन चुकी है। अगर 1 हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो हमें भी शहर जाना पड़ेगा। पर मैं अपनी माँ की मिट्टी को कैसे छोड़ दूं? मेरे पिताजी ने इसी मिट्टी में अपना खून पसीना बहाया था। रघु जल्दी से अंदर जाता है। घर की हालत बहुत खराब थी। टूटी हुई छत से धूप सीधे बिस्तर पर आ रही थी। रघु बेटा, थोड़ा पानी देना, गला सूख रहा है। माँ, बस 1 घूंटी पानी बचा है, तू पी ले। मैं अभी नदी के सूखे पात्र से थोड़ा पानी खोद कर लाता हूँ। तू चिंता मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, कब तक भागेगा? गांव खाली हो चुका है, लखन भी चला गया। तू क्यों जिद कर रहा है? हमारी किस्मत में शायद भूखा मरना ही लिखा है। नहीं माँ, किस्मत मेहनत से बदली जाती है। मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा वक्त खराब है। मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ खेती करके ही दिखाऊंगा। रघु अपना हल उठाकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। इतनी कड़ी धूप में जब परिंदे भी पेड़ों की छांव ढूंढ रहे थे, रघु अपनी बंजर जमीन पर हल चला रहा था। मिट्टी इतनी सख्त थी कि हल का फाल बार बार अटक रहा था, पर रघु हार नहीं मान रहा था। तभी वहां से लखन गुजरता है, जिसने अपना सारा सामान एक गधे पर लादा हुआ था। अरे ओ रघु, पागल हो गया है क्या? इस पत्थर पर हल चला रहा है। देख, सूरज तेरी चमड़ी जला रहा है और तू है कि इस मिट्टी से उम्मीद लगाए बैठा है। इसमें अब घास भी नहीं उगेगी, अनाज तो दूर की बात है। लखन भाई, तुम जा रहे हो तो जाओ, पर याद रखना, शहर की फैक्ट्री में काम करके तुम सिर्फ पेट पालोगे, पर खेती करके मैं पूरे देश का पेट पाल सकता हूं। मेरी धरती माँ एक दिन जरूर जागेगी। बड़े बड़े सपने देखने से पेट नहीं भरता रघु, किस्मत होनी चाहिए। मेरी किस्मत देखो, शहर में मेरे मामा ने एक नौकरी ढूंढ ली है और तुम इसी मिट्टी में मिल जाओगे। ये बंजर जमीन तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगी। लखन भाई, किस्मत का तो पता नहीं, पर मुझे मेरी मेहनत पे पूरा विश्वास है। जिस दिन मैंने हल चलाना छोड़ दिया, उस दिन समझना रघु मर गया। रात का वक्त था। रघु थक कर घर लौटा। आज घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने माँ को थोड़ा पानी पिलाया और खुद भूखा ही सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उसकी नज़र घर के पुराने कोने में एक धूल से भरी हुई संदूक पर पड़ी। ये संदूक उसके दादाजी का था। ये संदूक तो बरसों से बंद है। माँ ने कहा था कि इसमें पुराने कपड़े हैं, पर आज मेरा मन कह रहा है कि इसे खोलना चाहिए। रघु ने जब संदूक खोला तो उसमें से एक पुरानी चिट्ठी और एक छोटा सा मिट्टी का मर्तबान निकला। रघु ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ी। मेरे प्यारे पोते रघु, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि तेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है। याद रखना, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस हम सही बीज नहीं बोते। इस मर्तबान में एक आखिरी बीज बचा है।
इसे तभी बोना जब तेरे पास खोने को कुछ न बचे। इसे आशा का बीज कहते हैं, पर याद रखना, इसे पानी से नहीं, अपने पसीने और ईमानदारी से सींचना। दादाजी, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी उम्मीद छोड़ी है। माँ देखो, दादाजी ने हमारे लिए रास्ता दिखाया है। रघु ने मर्तबान खोला। उसमें एक बहुत ही अजीब चमकता हुआ काले रंग का बीज था। वो बीज किसी मोती की तरह चमक रहा था। पूरी रात रघु सो नहीं सका। वो उस बीज को हथेली पर रखकर निहार रहा था। उसने तय किया कि वो इसे अपनी सबसे बंजर जमीन पर बोएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघु खेत पर पहुंच गया। मैं तुझे यहाँ बो रहा हूँ। लोग कहेंगे कि मैं पागल हूँ, पर मैं तुझे अपने पसीने से सींचूंगा। जब तक तू एक बड़ा पेड़ नहीं बन जाता, रघु चैन से नहीं बैठेगा। रघु जब बीज बो रहा था, तब गांव का साहूकार पेड़ के पीछे से छुपकर रघु को देख रहा था। लेकिन रघु को पता नहीं था कि गांव के लालची साहूकार की नज़र उस पर पड़ चुकी है। साहूकार को लग रहा था कि रघु ने जमीन में कोई खजाना दबाया है। ये रघु सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? इसने जमीन में कुछ तो छुपाया है। रघु अमीर बने या ना बने, पर वो खजाना तो मेरा ही होगा। इधर रघु ने संकल्प लिया था मेहनत का, और उधर साहूकार ने साजिश रची थी लूट की। क्या रघु का ये आखिरी बीज सच में चमत्कार करेगा, या साहूकार की साजिश उसे हमेशा के लिए गरीब बना देगी? जानने के लिए वीडियो को लाइक और अपना कमेंट जरूर करें। रघु ने उस जादुई बीज को जमीन की छाती चीरकर बो तो दिया था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। गांव में पानी की एक बूंद नहीं थी। लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए तरस रहे थे। ऐसे में खेत को सींचना किसी पागलपन से कम नहीं था। पर रघु ने हार नहीं मानी। वो रोज आधी रात को उठता और मीलों दूर पहाड़ के पीछे वाली एक सूखी नदी के पास जाता, जहां पत्थर खोदकर थोड़ा बहुत पानी रिसता था। बस थोड़ा सा पानी। मेरे दादाजी ने कहा था कि इस बीज को पसीने से सींचना है। अगर मेरा पसीना और ये पानी मिल जाए तो मेरी मिट्टी को जागना ही होगा। रघु उस रिसते हुए पानी को एक एक चम्मच करके घड़े में भरता। घंटों की मेहनत के बाद जब सूरज निकलता तो वो वापस अपने खेत पहुंचता और उस जगह को सींचता जहां उसने बीज बोया था। गांव वाले उसे देखकर ठहाके लगाते थे। देखो भाई, रघु को देखो, खुद के पीने को पानी नहीं है और उस सूखी मिट्टी को पिला रहा है। रघु, तू अभी भी यहीं है? देख, मैं तो जा रहा हूँ। सुना है शहर में पैसा पेड़ पर उगता है। तू यहाँ धूल फाकता रह जाएगा। लखन भाई, पैसा पेड़ पर उगता है या नहीं ये तो पता नहीं, पर मेहनत जमीन से सोना जरूर उगाती है। तुम जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। साहूकार, जिसकी नज़र रघु की जमीन पर थी, अब बेचैन होने लगा था। उसे लगा कि रघु को डरा धमकाकर जमीन हथियाने का यही सही मौका है। एक दोपहर जब रघु थककर पेड़ की छांव में बैठा था, साहूकार अपने लठैतों के साथ वहां पहुंचा। ओए रघु, बहुत नाटक कर लिया तूने। तेरे बाप ने मुझसे जो कर्जा लिया था उसका ब्याज आज आसमान छू रहा है। या तो अभी के अभी 50,000 निकाल, वरना ये जमीन के कागजात मेरे नाम कर दे। साहूकार जी, पिताजी ने तो सारा कर्जा चुका दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, पर मैं ये जमीन नहीं दूंगा। दस्तावेज मेरे पास हैं। तू क्या साबित करेगा? अगर कल सुबह तक पैसे नहीं मिले तो मैं इस खेत पर हल चलवा दूंगा और जो भी तूने यहां बोया है उसे उखाड़ फेंकूंगा। साहूकार धमकी देकर चला गया। रघु टूट चुका था। वो उस जगह बैठकर रोने लगा जहां बीज बोया था। उसके आंसू सूखी मिट्टी पर गिरे। हे भगवान, क्या मेरी मेहनत का यही अंत है? मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, पर अब सब खत्म होने वाला है। दादाजी, मुझे माफ कर देना। उसी रात
जब रघु रोते रोते वहीं सो गया, अचानक मौसम ने करवट ली। बिजली नहीं कड़की, बादल नहीं आए, लेकिन जमीन के अंदर से एक धीमी सी गूंज सुनाई दी। अचानक उस जगह से जहां बीज बोया गया था, एक सुनहरी रोशनी फूटने लगी। धीरे धीरे जमीन फटी और उसमें से एक पौधा बाहर निकला, पर ये कोई साधारण पौधा नहीं था। इसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे और इसका तना सोने की तरह पीला था। अगली सुबह जब रघु की आंख खुली तो वो दंग रह गया। उसके सामने एक छोटा लेकिन चमकदार पेड़ खड़ा था, जिस पर नन्हे नन्हे हीरे जैसे फल लटके थे। ये क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? माँ, जल्दी आओ, देखो कुदरत का करिश्मा। रघु की माँ खेत पर पहुंची। उसकी धुंधली आंखों में भी वो चमक साफ दिख रही थी। बेटा, ये तेरी ईमानदारी का फल है। दादाजी सही कहते थे, आशा का बीज कभी खाली नहीं जाता। ये पेड़ तुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देगा। तभी साहूकार अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। वो जैसे ही खेत पर कब्जा करने आगे बढ़ा, उसकी नजर उस जादुई पेड़ पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। अरे, ये क्या अजूबा है? ये तो कीमती पत्थर हैं। हट जाओ सब, ये जमीन अब मेरी है। रघु, तू अभी इसी वक्त यहां से निकल जा। साहूकार ने जैसे ही उस पेड़ को छूने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और वो दूर जाकर गिरा। वो पेड़ किसी ढाल की तरह रघु की रक्षा कर रहा था। साहूकार जी, ये पेड़ सिर्फ उसे मिलता है जिसने इसे अपने खून पसीने से सींचा हो। आप इसे नहीं छू सकते। अब आप यहां से जाइए, वरना गांव वाले आपकी असलियत जान जाएंगे। साहूकार डरकर भाग गया। लेकिन रघु को पता था कि ये तो बस शुरुआत है। इस जादुई पेड़ की खबर अब शहर तक पहुंचने वाली थी और रघु का जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। रघु के खेत में उगे उस जादुई पेड़ की चर्चा अब पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। पेड़ पर लगे फल अब पूरी तरह पक चुके थे। वे फल किसी साधारण फल जैसे नहीं, बल्कि बेशकीमती रत्नों की तरह चमक रहे थे। रघु ने उनमें से कुछ फलों को एक फटे हुए थैले में भरा और भारी मन से शहर की ओर निकल पड़ा। उसे डर भी था और उम्मीद भी। शहर का रास्ता लंबा और पथरीला था। रघु के पास न जूते थे न ही सवारी। वो पैदल ही मीलों का सफर तय कर रहा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो एक पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा था। उसके पास पानी का लोटा खाली था। बाबा, आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? पानी बेटा, थोड़ा पानी। प्यास के मारे जान निकल रही है। रघु के पास खुद पीने के लिए बस थोड़ा सा ही पानी बचा था। अगर वो पानी दे देता तो उसे शहर तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होती, पर रघु का दिल सोने जैसा था। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। मेरी प्यास तो बाद में भी बुझ जाएगी, पर आपकी जान बचाना पहले जरूरी है। बूढ़े आदमी ने पानी पिया और उसकी जान में जान आई। उसने रघु के थैले से निकल रही चमक को देखा। बेटा, तुम इस थैले में क्या ले जा रहे हो? इसकी रोशनी तो सूरज को मात दे रही है। बाबा, ये मेरी मेहनत की फसल है। मैं इसे शहर बेचने जा रहा हूं, ताकि अपनी बीमार मां का इलाज करा सकूं और अपनी जमीन बचा सकूं। नेक इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। जाओ, शहर के सबसे बड़े जौहरी सेठ धनराज के पास जाना। वही तुम्हें सही कीमत देगा। रघु शहर पहुंचा। वहां की ऊंची इमारतें और शोर शराबा देखकर वो थोड़ा घबरा गया। जैसे ही वो मुख्य मंडी में पहुंचा, कुछ चालाक दलालों ने उसे घेर लिया।
उसकी फटी धोती देखकर उन्हें लगा कि इसे आसानी से ठगा जा सकता है। ओए ओए, गांव वाले, क्या लाया है इस थैले में? दिखा हमें, हम तुझे अच्छी कीमत देंगे। बाबूजी, इसमें मेरे खेत के फल हैं। मुझे इन्हें सेठ धनराज को दिखाना है। अरे सेठ धनराज तो जैसे कंगाल से नहीं मिलते। ला, ये कांच के टुकड़े मुझे दे दे। इसके बदले मैं तुझे 500 रुपए और एक नई धोती दूंगा। तेरे लिए इतना बहुत है। नहीं बाबूजी, ये कांच नहीं है, ये मेरी उम्मीद है। मैं इन्हें ऐसे नहीं बेचूंगा। दलाल रघु को धक्का देने लगे और उसका थैला छीनने की कोशिश करने लगे। तभी वहां एक शानदार गाड़ी रुकी और उसमें से एक प्रभावशाली व्यक्ति बाहर निकला। वो कोई और नहीं, सेठ धनराज ही थे। रुको, क्या हो रहा है यहाँ? इस गरीब किसान को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? सेठ धनराज की नजर रघु के थैले से छन कर आती उस दिव्य रोशनी पर पड़ी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने रघु को अपने पास बुलाया। बेटा, क्या मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पास क्या है? जी मालिक, देखिए। जैसे ही थैला खुला, पूरी मंडी उस रोशनी से जगमगा उठी। लोग काम छोड़कर वहां जमा हो गए। सेठ धनराज ने एक फल हाथ में लिया और दंग रह गए। ये तो चंद्रमणि फल है। ये कोई साधारण रत्न नहीं है। ये तो सदियों में एक बार उस मिट्टी में उगता है जिसे बिना किसी स्वार्थ के सींचा गया हो। बेटा, तुम जानते हो इसकी कीमत क्या है? नहीं मालिक, मुझे तो बस अपने खेत का कर्जा चुकाना है। कर्जा? बेटा, इस एक थैले की कीमत इतनी है कि तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। मैं तुम्हें इसके बदले 5 करोड़ रुपए और शहर में एक आलीशान बंगला दूंगा। 5 करोड़! ये सुनकर रघु के पैरों तले जमीन निकल गई। मंडी में सन्नाटा छा गया। दलाल जो उसे ठग रहे थे, अब उसके पैरों में गिर पड़े। 5 करोड़? क्या मेरी मिट्टी ने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया है? मालिक, मुझे बंगला नहीं चाहिए। मुझे बस इतना पैसा दीजिए कि मैं अपने गांव की प्यास बुझा सकूं, वहां अस्पताल बनवा सकूं और किसी किसान को कभी अपना घर ना छोड़ना पड़े। तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया रघु। तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और सम्मान भी। आज से तुम केवल एक किसान नहीं, बल्कि हरियाली गांव के भाग्य विधाता हो। रघु अब करोड़पति बन चुका था, पर क्या गांव लौटकर सब कुछ वैसा ही रहेगा? क्या साहूकार और लखन उसकी कामयाबी को बर्दाश्त कर पाएंगे, या रघु की दौलत उसके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेगी? ये सब जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। अगर तुम इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो आई लव इंडियन आर्मी भी लिखना। रघु अब केवल एक गरीब किसान नहीं था। उसकी ईमानदारी और उस जादुई चंद्रमणि फल ने उसे रातों रात करोड़पति बना दिया था। शहर से लौटते समय रघु के पास केवल पैसा नहीं था, बल्कि आंखों में अपने गांव को फिर से हरियाली गांव बनाने का एक बड़ा सपना था। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव में कुछ लोग अब भी उसकी बर्बादी की राह देख रहे थे। रघु जब गांव पहुंचा तो उसके साथ शहर से बड़ी बड़ी मशीनें और अनाज से भरे ट्रक आए थे। उसने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया और अपने पुराने कच्चे घर की जगह एक सुंदर पाठशाला और अस्पताल बनवाना शुरू किया। गांव के लोग जो कल तक रघु का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी जय जयकार कर रहे थे। बेटा, पैसा तो बहुतों के पास आता है, पर तूने उस पैसे को सेवा में लगा दिया। तेरे दादाजी आज बहुत खुश होंगे। माँ, ये सब इस मिट्टी की देन है। अगर मैं शहर में ही रुक जाता तो मेरी आत्मा कभी मुझे माफ नहीं करती। इधर साहूकार और लखन, जो शहर से नाकाम होकर लौटा था, एक कोने में बैठकर जल रहे थे। उनके मन में अब भी उस जादुई पेड़ को चुराने का लालच था। देख लखन, उस पेड़ में अब भी फल लगे हैं। अगर हम रात के अंधेरे में उस पेड़ को जड़ से उखाड़ लें तो हम रघु से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। ठीक है साहूकार जी, आज रात जब पूरा गांव सो जाएगा, हम उस पेड़ को खत्म कर देंगे। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था।
साहूकार और लखन कुल्हाड़ी लेकर रघु के खेत की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस जादुई पेड़ के पास पहुंचे, वहां से वही सुनहरी रोशनी निकलने लगी। साहूकार जी, ये पेड़ तो चमक रहा है, मुझे डर लग रहा है, चलिए वापस चलते हैं। डरपोक कहीं के, हट पीछे, मैं इसे अभी काटता हूं। साहूकार ने जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई, अचानक आसमान में घने बादल छा गए। एक जोरदार बिजली कड़की और पूरी जमीन हिलने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कोई तूफान नहीं आया, बल्कि सूखी जमीन के अंदर से पानी के फव्वारे फूटने लगे। साहूकार और लखन डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। तभी रघु वहां गांव वालों के साथ पहुंच गया। साहूकार जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये पेड़ केवल मेहनत और सच्चाई को पहचानता है। आपने इसे काटने की कोशिश की और देखिए, कुदरत ने खुद आपके लालच का अंत कर दिया। वो जादुई पेड़ धीरे धीरे ओझल होने लगा, लेकिन उसके जाते ही पूरे गांव की बंजर जमीन से पानी के सोते फूट पड़े। सालों से सूखा पड़ा कुआं पानी से लबालब भर गया। साहूकार और लखन ने रघु के पैरों में गिरकर माफी मांगी। रघु ने अपनी पुरानी सादगी दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया और उन्हें भी अपनी मेहनत से खेती करने की सलाह दी। तो दोस्तों, ये थी एक गरीब किसान के करोड़पति बनने की कहानी। अगर आपको रघु की मेहनत और उसकी सच्चाई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जवान जय किसान ज़रूर लिखें। ऐसे ही और कार्टून कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।